मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? डेफिनेशन: 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, इसका डेफिनेशन है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन ऑफ 1 मोल सबस्टांस। 1 मोल सबस्टांस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन इंक्रीज करने में जो हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसका फॉर्मूला होता है हमारा C इजकल टू डेल क्यू हीट एनर्जी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल चेंज इन टेम्परेचर। ये हमारा फॉर्मूला है। ओके। अब गैस के लिए क्या है हमारा कि जो सी का वैल्यू है, जनरली ये सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है कि उसका सी क्या होगा। लेकिन गैस के लिए सी जो है वो प्रोसेस पे भी डिपेंड कर जाता है। प्रोसेस किस टाइप का है, मतलब वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, इस पे भी सी का वैल्यू डिपेंड कर जाएगा गैस के लिए। जनरली हमारा यदि हम सॉलिड लिक्विड की बात करें तो उसका लिए किसी एक सब्सटेंस, जैसे हमारा आयरन हो गया या प्लास्टिक हो गया या वुड हो गया, तो उसका सी हमारा फिक्स्ड है। लेकिन गैस के लिए ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा सब्सटेंस है, और इस पे भी डिपेंड करेगा कि प्रोसेस क्या है। तो इसको कैसे समझे हम यहाँ पे एग्जांपल से। ए, फर्स्ट यदि हम करें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यदि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा। तो सी का वैल्यू जो है वो इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब गैस को हीट एनर्जी दे रहे हो लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। ऐसा कब होता है? जब उसमें एक्सपेंशन हो। हीट एनर्जी दे और उसमें एक्सपेंशन हो जाए, और जितना एनर्जी हमने दिया उतना ही वो वर्क डन कर दे, तो उस केस में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, तो इस केस में सी का वैल्यू इंफिनिटी हो गया। हम्म। दूसरा यदि हम ले ले एट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के, एडियाबेटिक प्रोसेस समझते हो क्या होता है? तो जिसमें हीट जीरो मतलब हीट ट्रांसफर का जीरो, हीट ट्रांसफर जीरो, हाँ हीट ट्रांसफर से डेल्टा क्यू मतलब जीरो हो गया। डेल का जीरो हो जाएगा फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। यहाँ पे लिखता हूँ वेन, कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल हो गया ना। हाँ वो आइसोथर्मल हो गया। वेन नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर एडियाबेटिक, और ये हमारा हो गया आइसोथर्मल। तो इस केस में हमारा डेल क्यू का वैल्यू जीरो हो गया, और डेल टी का वैल्यू जीरो नहीं हुआ। यदि हम गैस को कंप्रेस करें, ठीक है, हम्म। तो उसकी टेम्परेचर राइज कर जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन हमने कोई हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं किया है। तो डेल क्यू का वैल्यू जीरो है लेकिन डेल टी का वैल्यू जीरो नहीं है। तो इस केस में हमारा सी का वैल्यू क्या हो गया? जीरो। ओके। यस। उसके बाद सपोज ऐसे समझो कि हमने किसी सब्सटेंस को हीट एनर्जी दिया 100 जूल, ठीक है, और उसमें एक्सपेंशन हुआ और उसने खुद का वर्क डन किया 150 जूल।
तो उसकी एनर्जी डिक्रीज कर गई। एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब टेम्परेचर जो है डिक्रीज कर जाएगा, तो उस केस में सी का वैल्यू निगेटिव होगा। और यदि हमने हीट एनर्जी दिया 150 जूल, उसमें एक्सपेंशन हुआ, उसने वर्क डन किया 50 जूल, तो 50 जूल तो एक्सपेंशन में यूज हो गया। रेस्ट जो 100 जूल है उससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो उस केस में डेल्टी पॉजिटिव है, तो उस केस में सी पॉजिटिव होगा। हम्म। तो कहने का मतलब कि गैस के लिए सी का वैल्यू जीरो, इन्फिनिटी, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक आई बात समझ में? ये प्रोसेस पे भी डिपेंड कर जाता है। तो जनरली हम सी जो है टू टाइप्स का एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन है वो डिफाइन करते हैं। एक है सीपी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा है सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ गैस डिपेंड ऑन प्रोसेस। एक हम डिफाइन कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। फर्स्ट हो गया हमारा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डिफिनेशन हमारा बिल्कुल सेम है कि 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इंक्रीज करने में जो हीट एनर्जी होगा। बस एक कंडीशन क्या है कि इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सेम है। सीपी इजकल टू हो जाएगा हमारा हीट एनर्जी डिवाइड बाय एन चेंज इन टेम्परेचर। और इस प्रोसेस में जो पी है प्रेशर वो कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक। ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसको डेल क्यू पी लिख लेता हूँ। तो डेल क्यू पी हमारा हो गया एन सी पी डेल। यहाँ पे प्रेशर जो है कांस्टेंट होगा, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है, बस हमारा इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। सी भी इजकल टू हो जाएगा डेल क्यू, इसको भी लिख लेते हैं, एन डेल टी। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डेल क्यू भी, डेल क्यू भी इजकल टू हो गया एम सी भी डेल। ठीक है। अब सीपी और सीवी में दो रिलेशन है, दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। बता सकते हो कौन सा, कोई फॉर्मूला याद है तुम्हें रिलेशन सीपी एंड सीवी के बीच में? तो मेरे को ऐसे ये याद है कि उसमें गैस कांस्टेंट आता था, मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं फॉर्मूला। हाँ, एक तो गैस कांस्टेंट वाला है। इक्वल्स टू रे- आर शायद से। क्या होता है? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। नहीं। हाँ, इसी टाइप का होता है हमारा कुछ। फर्स्ट है हमारा सीपी माइनस सीवी इजकल टू आर। यहाँ पे आर गैस कांस्टेंट,
एक गैस कांस्टेंट। ठीक है। और ये दूसरा फॉर्मूला है Cp डिवाइड बाय Cv। गामा। ये होता है गामा। और गामा की वैल्यू डिपेंड करती है जो मोलिक्यूल है उसके एटोमिसिटी पर। एटोमिसिटी का मतलब कि वन मोलिक्यूल में कितने टेम्परेचर, वन मोलिक्यूल में कितने एटम है, एटोमिसिटी पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ये हो जाएगा गामा इज कांस्टेंट डिपेंड ऑन एटोमिसिटी ऑफ मोलिक्यूल, एटोमिसिटी ऑफ मोलिक्यूल एंड टेम्परेचर। अब देखो Cp माइनस Cv ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेरिवेशन होता है। अभी हम पढ़ेंगे गामा का वैल्यू कैसे निकालते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल की। तो उसके लिए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आएगा वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब हम सीखेंगे गामा का वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमें दो तीन टॉपिक पहले पढ़ने पड़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी मॉलिक्यूल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कितने मिनिमम वेरिएबल चाहिए उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जैसे एग्जांपल यदि हमारा मोनो एटॉमिक है तो एक एटम है तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, वाई में करेगा, जेड में कर सकता है। तो इसके लिए कितने चाहिए, थ्री। यदि हमारा डाई एटॉमिक है तो ये हमारा डाई एटॉमिक मोलिक्यूल हो गया, दो एटम उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स है। तो इसके लिए कितने चाहिए, तो तीन ट्रांसलेशनल और दो रोटेशनल, दो ही होंगे। दो क्यों होंगे, क्योंकि इन दोनों को जो ज्वाइन जो किया हमने तो वो जो एक्सिस बना हमारा, ये जो एक्सिस हुआ, इस एक्सिस के बाद ये रोटेट तो करेगा नहीं क्योंकि ये खुद खुद इसी एक्सिस पे है। दूसरे तरीके तो फाइव हो गया, थ्री ट्रांसलेशनल दो रोटेशनल। दूसरे तरीके से सोच सकते हो कि दोनों एटम के लिए तीन तीन तो छह हो गए। और एक कंडीशन है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, तो सिक्स माइनस वन क्या हो गया, फाइव। यदि हमारा ट्राई एटोमिक हो तो ट्राई एटोमिक में दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा नॉन लीनियर इस तरह से, और एक होता है लीनियर। तो यदि नॉन लीनियर की बात करें तो इसमें कितने होंगे, तो यदि ट्रांसलेशनल रोटेशनल से देखोगे तो छह हो जाएंगे, तीन ट्रांसलेशनल और तीन रोटेशन। रोटेशनल। और एटम से देखोगे तो तीनों एटम के लिए तीन 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 तो हो गया नाइन, और तीन कंडीशन है कि डिस्टेंस चेंज नहीं करना चाहिए, तो कितने हो गए, सिक्स। अब यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो है ना मॉलिक्यूल वो वाइब्रेट भी करेगा। यदि फिर से डायटोमिक देखोगे तो दोनों एटम जो है वो वाइब्रेट करेगा, तो एक वाइब्रेशनल भी मोशन आ जाएगा, तो एक इंक्रीज कर जाएगा हमारा। ठीक है। तो जब तक कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हो तो हम वाइब्रेशनल को कंसीडर नहीं करेंगे, वहां पे हम सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल ही देखें। क्लियर। और यहाँ पे लीनियर ट्राइएटोमिक में तीन एटम है, तो थ्री 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 नाइन, और दो कंडीशन है कि ये डिस्टेंस में चेंज नहीं होना चाहिए, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, तो कितने हो गए, सेवन। तो कुछ नहीं गिवन हो तो यही वैल्यू लोगे जो मैंने बताया, तो इसको मैं अभी लिखा देता हूँ। फर्स्ट, फॉर मोनो एटोमिक, फॉर मोनो एटोमिक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हो गया हमारा जो इनर्ट गैस होंगे हीलियम, नियॉन, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, थ्री। और ये तीनों के तीनों जो है वो ट्रांसलेशनल है। नेक्स्ट नंबर बी, फॉर डाई एटोम।
डाई एटॉमिक में एग्जाम्पल H2O2। तो इसमें हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 5, जिसपे कि 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल है। ये भी है, तुम्हें याद रखना है कि कितने ट्रांसलेशनल कितने रोटेशनल। हम्म। एंड थर्ड सी, ट्राई एटॉमिक, फॉर ट्राई एटॉमिक। इसमें भी 2 टाइप के हो जाएंगे, नॉन लीनियर। एग्जाम्पल H2O, वाटर वेपर की बात कर रहा हूँ, वाटर नहीं, वाटर वेपर है ये। हम्म। बाकी तुम केमिस्ट्री में जानते हो किसका सकते हो जो लीनियर और किसका नॉन लीनियर होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, और बी लीनियर। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा CO2। इसमें हमारा हो जाएगा 7। यदि कुछ नहीं लिखा हो तो हम इतना ही लेना है तुम्हें जो मैंने बताया, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, +1 वाइब्रेशनल। डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 से ज्यादा नहीं होगा और 3 से कम नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो यदि टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो ये भी हो सकता है कि जो डाई एटॉमिक है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाए। हम्म। मोनो एटॉमिक का तो 3 रहेगा ना, 3 से कम होगा ना 3 से ज्यादा होगा, लेकिन बाकी सब के लिए डिक्रीज करने पे वैल्यू 3 भी हो सकता है और इंक्रीज करने पे वैल्यू इंक्रीज भी करेगा। हम्म। ये हमारा टॉपिक हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ क्या करता है कि समझोगे, एक हमारे पास सिस्टम है, इसमें हीलियम मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, CO2 है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 7। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मैकेनिकल थर्मल इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो उसके पास जो टोटल एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। किसके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एमंग ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास सेम एनर्जी होगा, और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी होगा हाफ KT, वेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हीलियम मॉलिक्यूल के पास कितना एनर्जी हो जाएगा, 3/2 KT। ऑक्सीजन के पास हो जाएगा 5/2 KT, और CO2 के पास हो जाएगा 7/2 KT। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इक्वल एनर्जी होगा। तो जिसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होंगे उस मोलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, एनर्जी इक्वली डिवाइड होगा किसके बीच में, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच में। इसको हम स्टेटमेंट लिख लें, फॉर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम,
एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड among its each degree of freedom, each degree of freedom equal to हाफ के टी। यहाँ पे के हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब केल्विन में। तो के हमारा है गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगाद्रो नंबर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और टी है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, डन। यस। अब इस फॉर्मूले का यूज करके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पढ़ा और ये जो लॉ पढ़ा, उससे हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला। उससे हमारा बाद में देखोगे डिग्री ऑफ एक गामा का वैल्यू मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे एनर्जी ऑफ वन मोलिक्यूल, ये हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ के टी होगा वन मोलिक्यूल के पास। यस। तो अब निकालेंगे हम एनर्जी ऑफ वन मोल। तो एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर, एफ हाफ के का वैल्यू हो गया गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगाद्रो नंबर इनटू टी। एन ए कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा एफ इंटू हाफ आर टी। अब एनर्जी ऑफ एन मोल, एनर्जी ऑफ एन मोल, तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एफ अच्छा, और एनआरटी पीवी के इक्वल हो जाएगा। एफ इंटू हाफ एन आर टी हो गया ये हम्म। एन आर टी। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हमारा एफ बाई टू एन आर टी। ठीक है। यस। अब टेम्परेचर टी से हमने चेंज कर दिया टी डैश, तो एनर्जी क्या हो जाएगा? एफ एनआरटी टी डैश। हाँ जी, व्हेन टेम्परेचर चेंज टू टी डैश, तो एनर्जी हो जाएगा एफ बाई टू एन आर टी डैश। तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा? सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो चेंज इन एनर्जी डेल यू इजकल टू क्यू डैश माइनस क्यू, ये हो गया एफ बाई टू एन आर डेल टी।
ठीक है, ये यस। फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब हमारे पास यूज करेंगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमारे पास फॉर्मूला है डेल क्यू इजकल टू डेल यू वो प्लस। प्लस डेल डब्ल्यू। ये है फॉर्मूला। यदि हम इस प्रोसेस को एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे करें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डेल डब्ल्यू जीरो हो गया। कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमारा डेल क्यू का फॉर्मूला बन जाएगा, एक तो एन सी भी डेल टी बन जाएगा, हम्म। और डेल डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। जीरो। ये हम पुट कर दें, ये हमारा हो गया एन सी भी डेल टी इजकल टू डेल यू प्लस जीरो, डेल यू इजकल टू हो गया एन सी भी डेल टी। क्लियर। अब इस फॉर्मूले को हम ऊपर वाले से इक्वेट कर लेंगे। ये फॉर्मूला में याद रख सकते हो कि डेल यू का वैल्यू एन से भी डेल टी, यहाँ पे याद रखना है फॉर आइडियल गैस को, क्योंकि हमारा एन सी भी डेल टी आइडियल गैस के लिए होता है। नहीं होता तो सबके लिए है, लेकिन डेल डब्ल्यू जो जीरो है वो किसके लिए होगा, आइडियल गैस के। ये हम्म। फॉर आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस। ये फॉर्मूला सब जगह अप्लीकेबल होगा, इसलिए याद रखना है। अब इस डेल्यू को ऊपर वाले डेल्यू से कंपेयर कर दो। डेल यू इजकल टू डेल यू, तो हमारे पास फॉर्मूला है एन सी वी डेल टी, और एक हमने निकाला है एफ बाई टू एन आर डेल टी। यहाँ कैंसिल करोगे तो सी वी का फॉर्मूला क्या मिल गया, एफ बाई टू। क्लियर। यस। तो सी वी का फॉर्मूला हमें मिल गया। अब हम निकालेंगे सी पी। हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, सी पी माइनस सी वी इजकल टू आर। तो सी पी हो गया सी वी प्लस आर, और इसमें ही हम ये पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एफ बाई टू प्लस वन इंटू। क्लियर। अब हमें सीबी मिल गया, सीपी मिल गया, तो डिवाइड कर देंगे तो गामा मिल जाएगा। यस सर। तो गामा इक्वल टू हो गया हमारा सी पी बाई सी भी। सी पी का वैल्यू एफ बाई टू प्लस वन आर डिवाइड बाई एफ बाई टू आर। तो हमारा गामा इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस टू बाई एफ। ठीक है, डन। अब हम एक टेबल बनाएंगे जिससे कि डिफरेंट टाइप के जो गैस मॉलिक्यूल है उसकी वैल्यू हमें याद रखनी है। तो ये जो जितने भी ग्रीन मार्क मैंने किए हैं वो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। यस। और इसमें एक और फॉर्मूला होता है हमारा, कहाँ पे उसका भी एक याद रखना चाहिए। यहाँ से लिख कर एक और फॉर्मूला बना सकते हैं हम। एफ का वैल्यू, चलो वो तो निकाल लेंगे। एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, टू डिवाइड बाई गामा माइनस वन हो जाएगा ना। यस सर।
एक फॉर्मूला तो मैं चूंगा जिसका यूज काफी होता है, यहीं पे से उसका निकल जाता है। चलो टेबल बनाते हैं इसका। एक एक टेबल बनाते हैं। एक हो जाएगा एफ के लिए कॉलम, एक हो जाएगा सी भी के लिए, एक हो जाएगा सी पी के लिए, हो जाएगा गामा। एक हो जाएगा हमारा मोनो एटॉमिक, एक डाई एटॉमिक, और ट्राई एटॉमिक में दो टाइप। ये हो गया एफ। सी भी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे F/2R। सी पी यहाँ पे हम यूज कर लेंगे CV+R। और गामा के लिए या तो CP/CV यूज कर लो फॉर्मूला, या 1+2/Fn। यहाँ पे लिखते हैं मोनो एटोमिक। ये हो गया हमारा डाई एटोमिक। ये हो गया हमारा ट्राई एटोमिक। ट्राई एटोमिक के दो टाइप हो जाएगा, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, लीनियर। अब मोनो एटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया हमारा, 3। इसको हम फिल कर देते हैं 3। तो CV का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2R। आर ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5/2R। और CP को CB से डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगा 5/3, 1.67। डायटोमिक के लिए F का वैल्यू 5। ये हो जाएगा 5/2R। ये हो जाएगा 7/2R। डिवाइड कर दोगे 7/5, 1.4। यहाँ पे नॉन लीनियर में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताया था, 6। और यहाँ पे 7। तो 6/2R, तो ये हो जाएगा 3R। ये हो जाएगा 4R। और ये डिवाइड करोगे तो 4/3, 1.33। लीनियर में 7, 7/2R। 1 ऐड कर दोगे तो 9/2R। डिवाइड कर दोगे 9/7। और ये आ जाएगा 1.20, 3 के आसपास आ जाएगा ना, 7.120, अप्रोक्स 29 कर लेते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे गामा का मैक्सिमम देखो, एफ का वैल्यू 3 से कम नहीं होगा, तो गामा का मैक्सिमम वैल्यू है 1.67। और एफ का मैक्सिमम वैल्यू है 7, तो गामा का मिनिमम वैल्यू है 1.29। बाकी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो इन दोनों के बीच में वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डन। यस। अब देखो जो हमारा गैस है, ये जरूरी तो नहीं है कि उसमें हमारा सिस्टम ऑफ गैस में सारे मोनो एटॉमिक हो या सारे डाई एटॉमिक हो। ये भी तो हो सकता है कि मिक्स्ड हो, कुछ ऑक्सीजन गैस भी है, हीलियम भी है।
तो उसका हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके लिए सीवी सीपी गामा कैसे निकालें। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो फॉर मिक्सचर ऑफ गैस। फॉर मिक्सचर ऑफ गैस, यहाँ पे मैं दो तरह का मिक्सचर बनाता हूँ, होने को कितने भी हो सकते हैं। एक हमारा है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है F1, नंबर ऑफ मोल है N1, सीवी का वैल्यू है CV1, सीपी का वैल्यू है CP1, गामा का वैल्यू है गामा 1। दूसरे गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F2, नंबर ऑफ मोल N2, सीवी का वैल्यू CV2, सीपी का वैल्यू CP2, गामा का वैल्यू गामा 2। तो हम अब निकालेंगे पूरे मिक्सचर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, वेरिएबल टू डिस्क्राइब द मोशन। यदि एक एग्जांपल से समझो कि यदि मैं यहाँ पे 2 हीलियम ले लूं और 3 मैं ऑक्सीजन ले लूं, तो 1 हीलियम का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो 2 का कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पे ऑक्सीजन का 5 होता है, 3 मॉलिक्यूल है, तो 3 × 5 कितने हो गए 15। तो टोटल कितने हो गए 21। तो एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 21/5 मॉलिक्यूल कर, ये हो जाएगा एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। तो हमने फॉर्मूला कैसे निकाला, डिग्री ऑफ फ्रीडम को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई किया तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गया, और फिर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F = N1F1 प्लस N2F2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। वहां पे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई किया था, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारा न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे निकाला एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम। यस। जो मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला है बस उसी को लिखा है। सिमिलरली सीवी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। जो सीवी है एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो हमने फॉर्मूला लिखाया है सीवी एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। सीपी के लिए फिर उसी तरह से फॉर्मूला मिल जाएगा, CP = पहले ऊपर में टोटल नंबर ऑफ मोल में लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा N1 प्लस। अब हमारा यहाँ पे सीपी के लिए इसी तरह से फॉर्मूला बन जाएगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। और गामा, गामा का फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका फॉर्मूला है N1 प्लस N2 डिवाइड बाय गामा -1 N1 डिवाइड बाय गामा 1 - 1 प्लस N2 डिवाइड बाय गामा 2 - 1। अब देखो यदि ये फॉर्मूला हम भूल गए तो हम क्या करेंगे, गामा 1 है तो गामा से एफ निकाल लेंगे F1, गामा 2 से निकाल लेंगे F2, और N1 F1 F2 का यूज करके निकाल लेंगे F, और F से हम वापस गामा निकालेंगे। आई बात समझ में। यदि ये फॉर्मूला तुम्हें याद ना रहे लास्ट वाला, और गामा 1 गामा 2 गिवन है, N1 N2 गिवन है, तो गामा से F1 निकालो, गामा 2 से F2 निकाल लो, फिर F निकाल लो, फिर गामा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो F1 + 2/FR वाला। ये जो फॉर्मूला है वो हम फॉर्मूला यूज कर दो।
आई बात समझ में? सर, हाँ बोलो। सर मुझे ये समझ तो आ गया, पर सर मेरे को ना अभी ठीक नहीं लग रहा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक। तो तो हमने ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट कर लिया, जो गामा निकालना था ना हमारा, ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, रेस्ट कर लो। सर आप पहले एक बार ये क्लियर आउट कर दोगे कि आप अगली क्लास कब लोगे, सैटरडे या संडे? सैटरडे को तो मैं रात में नहीं ले सकता ना, संडे को ले सकता हूँ। अच्छा, फिर सर मैं पापा से। मेरी वेडनेसडे और सैटरडे को ना क्लास होती है ऑलरेडी। इसके अलावा मैं कोई दूसरे दिन ले सकता, सैटरडे संडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे को नहीं ले सकता। अच्छा, ठीक है, उस हिसाब से टाइम टेबल बना। फिर मैं पापा से पूछ के बता दूंगी हाँ ठीक। कि संडे को मेरी दूसरी क्लास होती है। हाँ ठीक है, तो फिर और दूसरे दिन कर लेना, फ्राइडे को कर लेना, ऐसा कर। फ्राइडे को भी होती है वही क्लास। वही तो है ना चक्कर। हम मंडे को कर सकते हैं। मंडे को कर सकते हैं, मंडे को कर। मैं पूछ के बता ठीक। दूँ। ओके। ओके। थैंक यू सर। ओके।